कॉमन सेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द एग्जाम। एंड व्हाई डू आई से सो? इसको समझने के लिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है चाइनीज ट्रैवलर हुआन सेंग के बारे में, जो कि भारत में विजिट किया था और वो उसने भारत के बारे में कुछ व्याख्यान किए थे उस जनरल कंडीशंस के बारे में। तो उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ordeals by fire, water and poison were instrument for determining the innocence or guilt of a person. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier station. So तीन स्टेटमेंट पूछे गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नाउ अगर हमने इस ट्रैवलर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और हमको नहीं पता कि इसने भारत के बारे में क्या क्या व्याख्यान की है, तब भी हम एक सिर्फ सामान्यतः हमारी सोच को देखते हुए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट को देखें। द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। इसका मतलब ये कि जितनी भी सड़क थी वहाँ पे चोरी चकारी का नामो निशान तक नहीं था। तो ये तो कथन बड़ा ही एक अति में कहा गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि चाइनीज ट्रैवलर सारे भारत के रोडों को नाप लिया हो, ये बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि उस समय भी गरीबी तो रहती होगी, चोरी चकारी तो होती होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी सड़कों पे कहीं पे भी कहीं चोरी ना होती हो? तो पहला स्टेटमेंट अगर हम हटा दें तो सीधे हम बी ऑप्शन पे आ जाते हैं, जो कि है 2 एंड 3, विच इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नॉन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव? पहला स्टेटमेंट, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। दूसरा है, ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली इन दिस। तीसरा, देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एट ऑल इन दिस। द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। अब ये एक इनिशिएटिव है कॉल्ड एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। हम एक बार सपोज करते हैं कि हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है और ये स्टेटमेंट भी काफ़ी डेप्थ में पूछे गए हैं, तो हम जनरली कोई नहीं पढ़ता इतना। फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कॉस्ट है जो वेरी लो है, इसके बारे में हमको नहीं पता, ज़्यादा नहीं कह सकते। ड्रिप इरीगेशन हो सकता है इसमें बहुत इफेक्टिवली, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। और तीसरा हम देखते हैं, देर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस, कि किसी भी तरीके का इसमें केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल ही नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये स्टेटमेंट भी एक अति में कहा गया स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। हम एक संभावना बना सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट को हम हटा दें तो हम आते हैं ऑप्शन बी पे, जो कि है 1, 2 एंड 4 और जो कि एक्चुअली में है करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017? पहला स्टेटमेंट कहता है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटी इन अ डेकेड। इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर कंट्री। तीसरा, इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डेकेड। सो किसी हैकाथॉन के बारे में पूछा गया, 2017 का ये सवाल है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि हमारे देश के हर एक सिटी को स्मार्ट सिटी बना देगा। तो ये भी एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक दशक के भीतर भीतर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सरकारी प्रोग्राम, भारत की इतनी सारी सिटीज़ है, सैकड़ों सिटीज़ है, हज़ारों सिटीज़ है, उनको कैसे स्मार्ट सिटी बना सकता है? सो पहला स्टेटमेंट एक अति में बोला गया, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तीसरा भी अगर हम देखें, इट इज़ अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डेकेड, कि देश में होने वाला हर एक प्रोग्राम, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली डिजिटल बना देगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज भी हम देखें, आज 2024 में है हम, आज भी हम देखते हैं नकदी का बहुत इस्तेमाल होता है, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। तब भी कोई चीज़ कंप्लीटली डिजिटल तो हो नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल का इस्तेमाल किया गया। तो अगर हम इससे उन दोनों को हटा दें तो हम आ जाते हैं ऑप्शन बी पर, जो कि ये करेक्ट आंसर। एक और है, रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना स्पीशीज which attains a height of about 11 meters and an orange colored fruit pulp. In which part of India has this been discovered? 11 मीटर लंबा प्लांट मिला है जिसका ऑरेंज कलर है। ये भारत के किस क्षेत्र में मिला है? अंडमान आइलैंड, अंडमालाई फॉरेस्ट, मकेला हिल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब ये चार जगह दी गई है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, फिर भी एक गैस मारने की कोशिश करते हैं। अब जैसे बाकी ये जो तीन है, जैसे कि अन्नामलाई फॉरेस्ट, मैकाला हिल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सब भारत के मेन लैंड पे लोकेटेड एरियाज है। वहीं पे अंडमान आइलैंड जो है वो एक भारत के आइलैंड कंट्रीज में आता है, जो कि एक लेस पॉपुलेटेड जगह है। तो अगर इस तरह का कोई प्लांट मिलना है जो 11 मीटर लंबा है, ऑरेंज कलर का है, जो अभी तक नहीं मिला, तो पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड पे वो प्लांट मिले, जो कि एक्चुअली में सही भी आंसर है। तो आंसर इसका था ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 64 योगिनी टेम्पल के बारे में, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छापगत डायनेस्टी। हमको नहीं पता, कह नहीं सकते। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया।
कि भारत में इकलौता गोलाकार का ये टेम्पल है, पूरे भारत में, भारत इतना बड़ा देश है। तीसरा, इट वाज मेंट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट इन द रीजन, हमको नहीं पता। इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज इंस्पिरेशन बिहाइंड इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, कि भारत की जो पुरानी बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की, वो इससे इंस्पायर्ड थी। सो इन तीन स्टेटमेंट के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एक बिल्कुल ही ऑब्सक्योर सा स्टेटमेंट है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। पूरे भारत जैसे इतने बड़े देश में इकलौता गोलाकार का टेम्पल कैसे हो सकता है ये? तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को हम हटा दें तो हम आ जाते हैं ऑप्शन सी पे, जो कि है करेक्ट आंसर। एक और है, विद रेफरेंस टू वाटर सोलर वाटर पंप्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर वाटर पंप्स, solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps. Solar power can be used for running centrifugal pumps but not the ones with piston. अब ये अगर हम जानते हैं एक प्रिंसिपल कि पावर है, अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों सरफेस पंप ही चलेंगे और सबमर्सिबल पंप नहीं चलेंगे? ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात हो गई। अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो सोलर पावर हो या थर्मल पावर हो या न्यूक्लियर पावर हो, पावर तो सेम चीज होती है ना। तो सबमर्सिबल पंप क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट विद पिस्टन। अगेन वही बात हुई कि अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल हो या पिस्टन वाला हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों स्टेटमेंट गलत हुए, तो आंसर हुआ डी, नीदर वन एंड नॉट टू। एक है, द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, शब्द में लिखा है स्ट्राइप्स। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। हाईवे के बारे में है, सैटेलाइट्स के बारे में है, वाइल्ड फौना के बारे में है या टाइगर के बारे में? तो ऑब्वियसली अगर हम याद करें तो टाइगर के ही शरीर पे स्ट्राइप्स होती हैं। तो अगर सिर्फ हम ये कोरिलेशन भी बैठाएं तो बी ऑप्शन आता है, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, जो कि करेक्ट आंसर। हमने नहीं पढ़ा फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज आर करेक्ट? पहला, अंडर एनएसक्यूएफ a learner can acquire the certification for competency only through formal learning. An outcome expected from implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में, बट अगर सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है, जैसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, जैसे पता लगता है कि कोई स्किल क्वालिफिकेशन का प्रोग्राम बना रही है सरकार। पहला स्टेटमेंट कहता है एनएसक्यूएफ के अंदर सर्टिफिकेशन कॉम्पिटेंसी के लिए सिर्फ फॉर्मल लर्निंग के थ्रू मिल सकता है। अब भारतीय देश में कई लोग काम करते हुए इनफॉर्मली भी लर्निंग करते हैं, तो सिर्फ फॉर्मल लर्निंग के थ्रू के लिए अगर मिलेगा एनएसक्यूएफ, तो फिर बहुत बड़ी पॉपुलेशन भारत की इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगी, और सरकार कभी ऐसा प्रोग्राम लेके नहीं आ सकती जो इतना एक्सक्लूसिव हो, सिर्फ कुछ पॉपुलेशन के लिए हो। तो पहले स्टेटमेंट बड़ा ही इलॉजिकल सा स्टेटमेंट है, तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं। दूसरा है, एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनएसक्यूएफ इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। ये स्टेटमेंट जो है एक सेंसिबल स्टेटमेंट लगता है, हो सकता है, पॉसिबल है, इसलिए हम इसको सही मानेंगे। तो सही आंसर होगा इसमें बी, टू एंड ली। तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैंने सिर्फ कुछ ही हाईलाइट किए जिनको हम सिर्फ कॉमन सेंस के इस्तेमाल से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको और मिलते हैं तो हमको बताएं, हम भी ढूंढेंगे और आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।